हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी भाषा के विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम करने जा रहे हैं। चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसके लिए ज़बान हिंद का प्रयोग जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो ये देख सकते हैं कि टीजीटी परीक्षा 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो खड़ी बोली हिंदी में जिन्होंने सर्वप्रथम रचना की है वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार जो है इसका क्रम ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अब दोनों ही प्रश्नों में देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ठीक है। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ दोनों ही प्रश्नों के अंतर को आप समझ लीजिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी बताएंगे। वहीं पे अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो आप वहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मार्क करेंगे। ठीक है, दोनों ही प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन जो अवस्था है उसका नाम है अवहट्ट। तो अपभ्रंश से जो पहले जो भाषा थी वो क्या थी, उसका रूप क्या था? अवहट्ट भाषा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो शौरसैनी अपभ्रंश से जो है, यहाँ पे देखिए, बिहारी, बंगला और पंजाबी, ये तीनों रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय होता है उसको हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो राजा मुंज को गुलेरी जी ने माना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो पंजाबी का विकास जो है अपभ्रंश की पैशाची रूप से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इनका उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? तो देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है हमें पूर्वी हिंदी का विकास देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए, और अगर मैं बात करूँ तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ये सुमिलित जो करना है भाषा को, जो उनके अपभ्रंश जो पहले की अवस्था है उससे करना है। तो ऐसा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमेशा से ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है। तो सौरसेनी का जो विकास है किस रूप में हुआ है? राजस्थानी, पैशाची का लहंदा, मागधी, असमिया और अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी से। तो ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो देखिए, शौरसैनी अपभ्रंश से जो भाषाएं उत्पन्न हुई है वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। हमारे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो सिंधी भाषा का जो उद्भव है वो ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का जो उद्भव है वो अर्धमागधी से हुआ है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र
किस पत्र को कहा जाता है? तो ये भारत मित्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है, तो इसकी स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, डॉक्टर ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं, राम नारायण मिश्र है। लेकिन बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और यहाँ पे यूजीसी नेट में भी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात कर ले तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दोनों ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेट में। तो देखिए, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में संभाला था। अब वहीं पे बात कर लेंगे सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी। ये दोनों ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना है सन 1900 में हुई थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको सन 1903 से संभाला था। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड यही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंकर के द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो हिंदी को मान्यता जो है 14 सितंबर 1949 में मिली थी। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो हिंदी भाषा को जो नाम है वो सबसे पहले मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुझाया गया था। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, ये भी पूछा जाता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है और अगर प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न भी अधिकतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए, डोगरी, मैथिली, असमिया, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन अगर 8वीं सूची में ब्रज की बात कर ले तो ब्रज को शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और वहीं पे अगर बोलियों की बात कर ले तो 18 है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ केवल आपसे उपभाषाएं पूछी जा रही है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी किस चीज़ की है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी बात करें तो देखिए, कौरवी, हरियाणी और बुंदेली ये तीनों पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपसे बोलियाँ, तो देखिए बोलियों की बात की है तो यहाँ पे कितनी है?
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां जो है आती है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोलियां है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। देखिए ब्रज, अवधी और कन्नौजी। तो देखिए ब्रज और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी कॉम्बिनेशन क्या है? ये भोजपुरी आ गया जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज और कन्नौजी जो है हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे सटीक क्या है? ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो ये तीनों बोलियां जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो अहिरवाटी का जो संबंध है वो उत्तरी राजस्थानी से है। हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है भारतेंदु, सरहदपाद और अज्ञेय, ये तीनों नहीं आते हैं, बल्कि विद्यापति जो है मैथिली में इन्होंने अपनी रचनाएं की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी का जो एक अन्य नाम है वो है ढूंढानी। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन काव्य का सृजन हुआ? तो यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण काव्य और रीतिकालीन काव्य। तो देखिए जो कृष्ण काव्य है वो अधिकतर ब्रज भाषा में रचा गया है। हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा में रचा गया है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो देखिए झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली जो है मेरठ के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है इसके लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को जो है काशिका कहा गया है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो यहाँ पे बात हुई है द्रविड़ परिवार की, तो कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली हमें बतानी है। ये सभी भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात की है तो वो है हमारी ब्रज भाषा। ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है उसके अनुसार देखिए अगर बात की जाए तो प्रेम सागर जो पुस्तक है उसमें हमें खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, ये भी अधिकतर पूछ लेते हैं। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। हमारा ये दोनों ही चीज़ें इस पुस्तक के बारे में आप याद रख लीजिए कि खड़ी बोली का प्रयोग हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? प्रेम सागर पुस्तक में। ये किसकी रचना है? लल्लू लाल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ये भी अधिकतर पूछ लेते हैं। तो ये कौरवी जो है इसका दूसरा नाम है। तो अन्य नाम भी आप इससे रिलेटेड ज़रूर याद रख लें, क्योंकि परीक्षा में अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो भाषाओं के विषय में उनका दूसरा अगर नाम पड़ता है तो वो आप ज़रूर याद रख लें। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये बात हो रही है छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत
आती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की रचना जो है उन्होंने ब्रज भाषा में की है और ये प्रश्न भी अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो देखिए अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, ये तीनों भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन अगर बात करें मैथिली की तो मैथिली बिहार राज्य में बोली जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो भारतीय भाषा का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था, तो ये भोपाल भारत में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे अगर प्रश्न पूछे जाए कि अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं, तो अब तक 12 सम्मेलन जो है हो चुके हैं और उनकी भी मैं कंप्लीट लिस्ट आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी, क्योंकि इन हिंदी सम्मेलन के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ कि 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये फिजी में हुआ था, तो इनके स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे आपको पहले से लेके 12वीं तक की लिस्ट आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक है? तो लाल पसीना उपन्यास जो है अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का संबंध जो है वो बिहारी हिंदी से नहीं है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। वहीं पे मगही, भोजपुरी और मैथिली ये तीनों क्या है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। देखिए प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। तो ये हमारी प्रश्नोत्तरी थी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएं, यानी कि अगर मैं बात करूँ आगामी आपकी 2 परीक्षाएं होने वाली है। एक तो आपकी बीपीएससी की आने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4 की, और इसके अलावा बात करूँ तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। और बात करें तो देखिए यूपी का भी आपका जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि आयोग को अध्यक्ष मिल चुका है, तो जल्दी ही जो है ये अपना कार्यभार शुरू कर देंगे। तो जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा कि आपकी परीक्षा यूपी की, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, तो कब ली जाएगी। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाले समय में हम इन सारी परीक्षाओं को यहाँ पर कवर करेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट करिएगा कि कोई डाउट हो आपको या फिर कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं उसको कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान मैं कर सकूं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूं। अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिए जाएगा, ताकि मुझे आपके इस विषय के बारे में भी जानकारी मिले, आपकी परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।